ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैदा अब्बासी। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज़ ऑफ रेडियो पाकिस्तान वर्ल्ड सर्विसेज। हम आज यहाँ पे ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्का हक़ को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं, जो कि अज़्म व इस्तक़लाल की एक लाजवाल दास्तान है, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी इनफरादियत की वजह से खूबसूरत सी दिफाई दास्तान रादर आई वुड से रकम की है। उस पूरी इक्वेशन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास यकीनन बहुत सारे अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो हैं एक कोमोडोर रज़ा हैदर साहब। ही इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड एयरफोर्स पर्सनल। एक एयर कोमोडोर रिटायर्ड रज़ा हैदर साहब इज़ अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ कैस। इनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो टेक्नोपॉलिटिक्स है। टेक्नोलॉजी और सियासत का मिलाप किस तरह से इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर असरअंदाज होता है, वो इस चीज़ को देखते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छे बात भी करते हैं। हम यहाँ पे आज सर रज़ा से सुनेंगे कि किस तरह मार्का हक़ में पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपना रोल प्ले किया, किस कदर चैलेंजेस को ओवरकम किया, किस कदर अपनी जो है एफर्ट्स पुट की, जिसकी वजह से आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि खुशी है और इतनी प्राइड है हम सब के अंदर, और जो ता क़यामत हमारे अंदर मौजूद रहेगा, जिसने हमें यूनाइट किया। और इस चीज़ से क़तई नज़र के हम कहाँ कहाँ पे बटे हुए थे, इस पूरे मार्का हक़ ने हम सबको यकजान कर दिया। दिस वॉज़ द बेस्ट थिंग फ्रॉम माई साइड कि ये पूरी चीज़ बहुत अच्छी हुई है। लेट्स कम बैक टू सर रज़ा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम, फॉर कंसिडरिंग कि आप यहाँ पे आएँ और हमारे साथ थोड़ा सा टाइम जो है वो दे सकें हमारे ऑडियंसेस को इनलाइटन करने के लिए। सर, टू बिगिन विद, मैं बहुत हैरान होती हूँ कि हमारा नेबर जो है वो नोइंग कि हम पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, किस तरह से कांस्टेंट मिसएडवेंचर करता है अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। हम हिस्टोरिकली देखें बैक फ्रॉम 1965 या उससे भी पहले के अगर हम बातें करें, तब से लेकर आज 2025 तक, मैं समझने से कासिर हूँ सर कि ऐसे लोग जिनका डिफेंस बजट कोई 1000 टाइम्स ज़्यादा है, जो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, जो हर जगह से असला भी ले रहे हैं, जो हर जगह से टेक्नोलॉजीज़ भी ले रहे हैं, जिनको जो है NSG की मेंबरशिप के लिए भी एडवोकेसी की जाती है जिनकी, और इतने ज़्यादा उनको सेलिब्रेट भी फॉल्सली किया जाता है कि वो IT के चैम्पियंस हैं। ऐसा कैसा हो सकता है सर कि वो इतनी मिस कैलकुलेशंस करें कि वो कॉन्स्टेंटली एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के ऊपर अटैक्स करें, फॉल फ्लैग अपने अटैक्स के थ्रू जो है वो उनकी सिक्योरिटी को जियोपर्डाइज करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर वो एक हज़ीमत का और जो है वो मुस्तकिल शर्मिंदगी का भी जो है कहना चाहिए कि सामना करें पूरी दुनिया में। थोड़ा सा प्लीज़ इस पे बात कीजिएगा। जी, थैंक यू मिस्टर अब्बासी। देखिए, आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में और फिर एक रीसेंट जो मार्का हक़ उस पर हम वॉर कैलकुलस की आपने बात की। देखिए, जब पार्टीशन के बाद एक बड़ा कायद आज़म ने एक बहुत अच्छा विज़न दिया था, क्योंकि रियलिस्ट वर्ड है, कायद आज़म को पता था कि रियलिज़म ही आगे प्रिवेल कर रहा है। तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान विदाउट ए स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स वुड बी एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। 1948 में उन्होंने रिसालपुर अकेडमी को विज़िट किया और वहाँ ये विज़न दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड बिल्ड एन एफिशिएंट एयरफोर्स सेकंड टू नन, और ये वो विज़न था जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स आज तक लेके चल रही है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद से आप 65 देख लें, 65 वॉर में आप पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस देखें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी क्वालिटी। सेकंड टू नन जब विजन दे दिया ना कायद आज़म ने, तो इसका मतलब है क्वालिटी एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट, क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग, दैट ऑल इन्वॉल्व्स टू बिकम अ पोटेंट फोर्स। और हमने इंडक्शंस पे पाकिस्तान ने ऐसे की, F-86, F-104 उस वक्त के लीडिंग एयरक्राफ्ट थे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास होते थे। और फिर 65 की वॉर में आपको पता है पाकिस्तान ने किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए। देन कम्स टू 71, देन 2000 समथिंग, होते होते 2019 फेमस अभिनंदन केस,
जिसमें हमने उनका जहाज गिराया, फिर Operation Swift Retort. Swift Retort. That too in broad daylight, हमारी अपनी मर्जी से, हमारी जी। अपनी जगह पे, हमारे हाँ, अपने वक्त के वक्त, मुताबिक, बिल्कुल आपने सही सबके कहा, सामने। सबके सामने। तो वहाँ से होते हुए हम आ गए मई 2025 में। सर अच्छा देखिए, वॉर कैलकुलस में कंट्री देखती है कि मेरे पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं जिसके तहत मैं अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वॉर में अचीव कर सकता हूँ। सर अगर हम उसके मिलिट्री वॉर कैलकुलस पे आए इंडिया की, तो उसका बजट देखें तो $74 बिलियन का बजट है, 14 लाख की आर्मी है, ठीक है, 29 उसके एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स हैं। मतलब उसकी कैलकुलेशन में तो उसको लग रहा है कि आई कैन गो फॉर इट। लेकिन प्रॉब्ली मैं जो समझता हूँ उनका जो इशू है वो है उनका हिंदुत्व आइडियोलॉजी। वो उनका जो आर्म फोर्सेस का बंदा है वो एक मुल्क के लिए नहीं लड़ रहा, वो किसी कॉज के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो एक आइडियोलॉजी जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी विच इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ पीएम मोदी, उसके लिए लड़ रहा है। जिससे क्या होता है कि उसका वो मोराल ही नहीं बन पाता जिससे उसने फाइट करना है। दूसरी तरफ आ जाए पाकिस्तान की तरफ, हम अपने कॉज के लिए लड़ते हैं, हम नेशन के लिए लड़ते हैं। यही आइडियोलॉजी और कॉज है जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान एयरफोर्स को आगे लेके चला। स्पेसिफिकली कमिंग टू द मार्का हैक ऑन दैट 6 and 7 मई नाइट, जिस दिन पाकिस्तान ने उनका अटैक को काउंटर किया और 6-0 फिर 7-0 ये कव किया। देखिए उसमें उनके पास, मोदी ने 2019 में कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो आज ये ना होता। तो अब तो राफेल भी आ गया था, ठीक है, और राफेल भी आ गया, सब कुछ आ गया, डिफेंस बजट भी उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी वो नहीं कर पाए। तो इसका मतलब देयर आर इश्यूज विद देम, ठीक है। हमारी साइड पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमने 4 हमारी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो जिसका रिजल्ट जो था ना वो ये विन है मार्का हक की। और मैं स्पेसिफिकली भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने बात की आपसे क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट, quality of the aircraft. We have JF-17, we have J-10C, we have F-16, Mirages, सारा देखिए क्वालिटी इक्विपमेंट है सारा। उसके बाद आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है, जिसमें ऑल ब्रांचेस ट्रेनिंग, जिसने इन इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले तो हमने पैरामाउंट रखा हुआ है क्वालिटी एयरफोर्स। नंबर 2 पे आता है ट्रेनिंग ऑफ द पायलट्स, ट्रेनिंग ऑफ द इंजीनियर्स, ट्रेनिंग ऑफ द एयर डिफेंस, ऑल ब्रांचेस। क्योंकि अब देखिए इन टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट भी होना है, इनको ऑपरेट भी होना है, और इस तरह ऑपरेट होना है कि आपको ऑन दी डे उसने पंच भी देना है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज़ मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जो हमने इस मार्का हक में अप्लाई किया। अब ये लोगों के बहुत सौ के जहन में सवाल आता है मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या चीज़ है। एक तो नाम ही से पता चल रहा है मल्टी डोमेन है, मतलब मल्टी डोमेन्स है ना। अगर मैं इसको एक एयरफोर्स की टर्म में मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात करूं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टूल्स एंड एसेट्स, ऑल द टेक्नोलॉजीज एक्चुअली विच आर अवेलेबल टू यू टू गिव अ सिंगल स्ट्रेस और टू बिकम अ सिंगल फोर्स अगेंस्ट द एनिमी, ठीक है, टू बिकम अ पोटेंट फोर्स। दैट इज़ एक्चुअली मल्टी डोमेन ऑपरेशन। इसमें डोमेन्स क्या क्या आ जाते हैं, इसमें एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, इसमें रेडार्स आ जाते हैं, ड्रोन्स, मिसाइल, स्पेस, ग्राउंड रेडार, एयरबोर्न रेडार, नेटवर्क सेंट्रिक कमांड NCW जिसको हम कहते हैं। ये सब जब कॉम्बिनेशन बनता है और एक सिंगल पंच बनता है, इसको हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन। और ये वो चीज़ है जो एयरफोर्स ने विद टाइम, मैंने आपसे कहा ना कि हमेशा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एयरफोर्स रही है, तो उसको अचीव किया। और लास्टली फोर्थली जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप, क्लियर विजन, क्लियर डिसीजंस, see where are the gaps, to fill those gaps, to build up the air force in that direction where it can give a punch। वो लीडरशिप देती है आपको, क्लियर डायरेक्शन, और फिर आपको वो एक डिसीजन मेकिंग का एक अथॉरिटी भी देती है इन एयर, ठीक है। ये सब चीज़ें जब मिलती हैं ही तो जब एक जाके एक फोर्स फाइट करती है। ये वो चीज़ें थी जो दूसरी तरफ लैक कर रही थी। मैं अभी भी कहूँगा कि जो राफेल बुरा जहाज़ नहीं, बहुत वेरी गुड एयरक्राफ्ट, वंडरफुल एयरक्राफ्ट, प्रॉब्ली उसकी एम्प्लॉयमेंट उस तरह से नहीं हो सकी। हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे इक्विपमेंट में BVRs का भी था, विच इज़ PL-15 विच हाई रेंज, जो उनको एक हैंडीकैप था। लेकिन मेजर जो मैं समझता हूँ उनका इशू ना, उनका वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उनका वो मोटिवेशन, वो मोराल जो उनकी फोर्सेस में था, दैट वाज प्रॉब्ली द रीज़न ऑफ देयर डिफीट। एंड सर देयर वाज दिस वन थिंग एज वेल कि वो जो डेटा लिंक हमने इंडिजिनसली क्रिएट किया,
तो हमने 2019 में बैक इन बालाकोट अटैक जब हमारे ऊपर हुआ और उन्होंने रात के अंदर अंधेरे में बिल्कुल समझ ले कि एक बुज़दिलों की तरह से हमारे सुवरेनिटी को जो है वो टानिश करना चाहा, नाकाम कोशिश थी रही हमेशा की तरह, लेकिन ये चीज़ जो उन्होंने की तो उसके बाद हमने जिस तरह उनको जवाब दिया और जो हमने वो पूरा उस वक्त भी हमने उनके जो है कम्युनिकेशंस जाम कर दिए थे, जिनकी नतीजे में उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट खुद ही डाउन कर दिया। मुझे ऐसा महसूस होता है, आप मेरी बात को प्लीज़ आगे उसमें ऐड ऑन कीजिएगा, कि उसी की एक समझ लीजिए कि एक इन्हांस्ड फॉर्म थी जो हमने यहाँ पे देखी 2025 के अंदर, कि वो ही उसी तरह से जो है हमने उसको मज़ीद बेहतर करके जो है अप्लाई किया हुआ था थ्रू एवॉक्स और थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स, कम्युनिकेशन जामिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा सर, अदर देन दिस थिंग, अब कंटिन्यूएशन के अंदर एक टर्मिनोलॉजी हम ऑफन सुनते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर हमारे ऑडियंसेस के लिए प्लीज़ आप बताइएगा कि ये एक्चुअली क्या है, इसके पीछे जो हैं वो क्या मकासद होते हैं, या और इसके जो है वो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स इसके क्या हैं जिनको एम्प्लॉय किया जा रहा होता है अगेंस्ट द एडवर्सरी, और हम इसको कैसे मज़ीद यूटिलाइज कर सकते हैं। मिस ज़ुबैदा, ये बहुत अच्छा सवाल है फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ 5th जनरेशन वॉरफेयर। देखिए 5th से मुराद है, इसका मतलब पहले कुछ 4 भी हैं, तो पहले उन 4 को देख लें क्विकली। 1st जनरेशन वॉरफेयर थी जो तलवारों से लड़ी जाती थी, अलेक्जेंडर के ज़माने की सारी। 2nd जनरेशन आई जब गन पाउडर आया, गन आई, दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास। 3rd जनरेशन थी जब एविएशन आ गई, उसमें एयरक्राफ्ट आ गए, दैट इज़ अराउंड 2nd वर्ल्ड वॉर। 4th जनरेशन आई जब वॉर ऑफ आइडियाज़ आई, वॉर ऑन टेरर आई, जिसमें अर्बन वॉरफेयर हो गई, जिसमें आपको ये नहीं पता एनिमी कौन है, वॉर ऑफ आइडियाज़, दैट वाज 4th जनरेशन वॉरफेयर। 5th जनरेशन वॉरफेयर है टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर। ठीक है, 5th जनरेशन वॉरफेयर के 3 मेन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, स्पेस, ड्रोन्स, मिसाइल्स, इसमें जितनी भी 18 टेक्नोलॉजीज़ आती हैं इसमें 18 जी। और आज अगर कोई आपका ऑडियंस गूगल करे, PDF लिखे और लिखे लिस्ट ऑफ क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो एक लिस्ट आ जाएगी। ये वो लिस्ट है जो हर साल 1.5 साल बाद ना हर अपडेट होती है, इशू करता है। हम लोग जनरली रेफरेंस देते हैं US की जो लिस्ट है उसको रेफरेंस लेते हैं कि ये वो 18 एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं विच आर वाइटल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। सो हमें वी हैव टू बिल्ड दीज टेक्नोलॉजीज़ इफ़ वी हैव टू बिल्ड आवर फोर्सेज एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो उसमें ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ अब अप्लाई होती हैं किसी वॉरफेयर में, तो उसको हम कहते हैं ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। जो सेकंड एलिमेंट है 5th जनरेशन वॉरफेयर को साइबर है, साइबर अटैक्स, साइबर वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि फिजिकल अटैक्स हो ही रहे होते हैं, इन पैरेलल में साइबर अटैक्स भी हो रहे होते हैं। और ये हमने रिसेंट वॉर में, ईरान इजराइल वॉर में हमने देखा है, इजराइल इज़ वेरी गुड एट इट और वो बहुत अटैक कर रहा है इस केस में, और ईरान भी इज़ वेरी गुड एट साइबर अटैक्स। तो ये बहुत यूज़ हो रहा है इस वॉर के दौरान साइबर। थर्ड है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो आपकी फील्ड है, मीडिया वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, हाउ वी आर यूजिंग द मीडिया इन आवर फेवर। अब इसमें जब जंग हो रही होती है तो दोनों साइड्स इस एक्चुअली वो भी फाइट कर रही होती है मीडिया पे। सर हमने तो फाइट नहीं किया है सच, हम तो सिर्फ मीम्स क्रिएट कर रहे थे। हाँ, तो इस तरह ये दोनों एक अब नैरेटिव बिल्डिंग चल रहा होता है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर। एब्सोल्युटली। तो टेक्नोलॉजीज, साइबर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ये सारा मिल के एक 5th जनरेशन वॉरफेयर बनता है। और अगर आप रिसेंट जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हुए, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द रशिया यूक्रेन वॉर और फिर ईरान इजराइल वॉर और हमारा जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, इसमें आप देखें तो ये क्लासिकली 5th जनरेशन वॉरफेयर अप्लाई हुई हैं। जिससे हमने बात की कि पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस अप्लाई किए, तो इसका मतलब उसमें वो सारी टेक्नोलॉजीज अप्लाई हुई ना। इस तरह साइबर अटैक्स पाकिस्तान ने बहुत अच्छे किए थे इंडिया के ऊपर, और मीडिया में तो दोनों साइड कर ही रही थी। तो ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। सर मैं बायस नहीं हूँ, लेकिन आई वुड से अगेन एम्फसाइज रादर कि मीडिया के अंदर भी जो है वो साइबर वॉरफेयर की तो बात है थोड़ा सा वो करके, लेकिन ये कि जो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर हमने तो कोई ऐसी एफर्ट्स भी नहीं थी, हमारा कुछ भी नहीं था। हम तो सिंपली बस एक फैक्ट्स जो थे वो ही सामने रख रहे थे और थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और वही इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते गए और फिर इंटरनेशनल मीडिया उसको इतना एक्नॉलेज करता गया जिस तरह से, तो वो तो हमारे हक में वैसे ही बात होती गई, बिकॉज दिस इज़ अ रिपीटेड थिंग रादर।
जी, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स थे, बिल्कुल हमारे पास ऑन ग्राउंड 6-0 का प्रूफ था सर। इंडिया भी क्लेम करता रहा, सर। बाद में उन्होंने भी बहुत से हमारे एयरक्राफ्ट क्लेम किए, उनके एयर चीफ मार्शल ने अपने एड्रेस में भी कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज़ गिराए, 4 गिराए, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो तो प्रूफ देख रहा होता है। आजकल तो इतना आसान है, सैटेलाइट सिग्नेचर्स भी होते हैं, रैकेज भी होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर टू शो। और हमारे पास क्योंकि प्रूफ्स भी थे और हमारा मीडिया ने बड़ा रेस्पॉन्सिबली बिहेव किया, तो इस तरह से बहुत अच्छा रहा हमारी तरफ से। सर एब्सोल्युटली, मीडिया हमारा जो था इट वाज वेरी मच ऑन पॉइंट, आई वुड ट्रूली गिव इट टू देम, और आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट नाउ, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टेट का कि जहाँ से मैंने पहले भी ये बात की थी कि समझ लीजिए कि क्रेडिबल न्यूज़ हमारे सारे ऑडियंसेस तक, व्यूअर्स तक, लिसनर्स तक अनइंटरप्टेड जो है वो गई है। और इंटरनेशनल मीडिया भी कितना ही डिनाई करेगा, यानी दीज एपिसोड्स हैव बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट लॉन्ग राइट, और कॉन्स्टेंटली जो है आप एक चीज़ को डिसअप्रूव करते जाएं, लेकिन अब तो इतना विविड हुआ ना ये मई का जो पूरा एक सैगा हुआ, ये ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का और मार्का हक का, ये तो इतना ज़्यादा कोई विविड, एक्सक्लूसिव और इतना समझ लीजिए कि कलरफुल सा था कि वो कोई डिनाई कर ही नहीं सका। इवन अगर वो चाहते भी तो वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो करते तो फिर उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में आ जाती। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब लोगों के अंदर शऊर पैदा हो रहा है, वो चीज़ों को जो है सिफ्ट करना स्टार्ट हो गए, कहाँ पे कौन जो है वो सही कह रहा है, कहाँ पे कौन नहीं कह रहा। हमने अभी देखा है कि पैलेस्टाइन के अंदर जितना कुछ हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट जितने हमने वो देखे, प्रोटेस्ट देखे सारा अक्रॉस द, हालांकि हम देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मीडिया को कदगन लगाई जाती है, हमारा तो मीडिया फिर भी बहुत ओपन है, लाइक वी आर वेरी मच फ्री, वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वी आर वेरी मच फ्री टू स्पीक आवर हार्ट आउट, जब भी चाहें, जहाँ दिल चाहें, वी कैन डू दैट, हम अपनी विल से। लेकिन ऐसा नहीं होता। सर आपने अपनी ज़िंदगी के 22 कीमती साल जो है वो JF Thunder 22 प्रोग्राम के साथ गुजारे हैं, उसके आप समझ लीजिए कि वो एम्बेडेड है आपके अंदर, मैं कैसे कहूँ अगर तो गलत ना एग्जेजरेट ना कर सकूँ तो। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस पूरी एक्सपीरियंस, उस चीज़ को लेके पूरा आपके शब व रोज़ कैसे गुजरे, क्या टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इस पूरे प्रोग्राम का, हमारी खसूसियात, हमने किस तरह से बिल्डअप ऑन किया है स्क्रैच से, आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ पे हुई है, किस किस तरह से क्या क्या है, थोड़ा सा अगर आप टच अप ऑन करना चाहें। जी, आपके तवज्जुह से बात ऑडियंस तक भी पहुँचेगी कि व्हाट इज़ JF-17 प्रोग्राम। एक्चुअली JF-17 प्रोग्राम एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना टू डेवलप अ मल्टी रोल फाइटर फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स एंड टू डेवलप इट्स एविएशन इंडस्ट्री। ये मेन विद एम था। 99 में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, और 2003 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई। आई वॉज फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट ऑल्सो एंड द पार्ट ऑफ डिज़ाइन टीम। उसके बाद 2007 तक इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग शुरू रही, और पहली दफ़ा जो पाकिस्तान में इसने फ़्लाई किया ना JF-17 ने 23 मार्च 2007 था, जब ये इस्लामाबाद में इसने फ़्लाई किया फर्स्ट टाइम। अगर आपको याद हो तो एक ग्रीन और रेड कलर का JF-17 था, ग्रीन कलर शो करता था पाकिस्तान और रेड चाइना मिल के जॉइंट वेंचर। वो जहाज़ पे बहुत हमारा एरोबैटिक्स में बाद में भी फ्लाई करता रहा। उसने फर्स्ट टाइम फ्लाई किया। उसके बाद सीरियल प्रोडक्शन फिर स्टार्ट हुई, दैट इज़ एट पाकिस्तान नॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा। अच्छा, ये इसे था ब्लॉक 1। फिर अपने 2016 में ब्लॉक 2 आया, फिर 2018 में ब्लॉक 3 आया। ब्लॉक्स होते हैं, फिर हम उनको इम्प्रूव करते रहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही होती हैं बट टाइम के साथ। तो आप क्या करते हैं कि जहाज़ में वो टेक्नोलॉजीज़ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो उससे वो फिर वर्जन्स उसके होते हैं। वर्जन्स को आप कहते हैं ब्लॉक्स, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। करंटली इज़ अ ब्लॉक 3 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन, और उसकी प्रोडक्शन कामरा से ही हो रही है। इसलिए बिल्कुल जो इस वक्त मल्टी एडवांस्ड फाइटर्स इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, वो जहाज़ है। ईसा रेडार है, इंटरनल EW, ग्लास कॉकपिट, BVR कैपेबिलिटी, जो एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में फ़ीचर्स होने चाहिए वो सारे इसमें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा जहाज़ इस वक्त उड़ रहे हैं इसमें। तो वो जो ड्रीम हमने देखा था कि पाकिस्तान अपना जहाज़ बनाएगा टू रिप्लेस इट्स फ्लीट, वो इसने किया। हमने अपने जो एजिंग फ्लीट था उसको रिटायर किया, इनको रिप्लेस किया विद द न्यू फाइटर्स, और इससे फिर हमने अपनी जो एविएशन इंडस्ट्री को ग्रो किया। जिस तरह मैंने बताया कि
कामरा में बन रहा है, वहीं सारा इसकी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन होती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ट्रिमेंडस, और मैं समझता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। Alhamdulillah, sir, by the grace of God, Alhamdulillah. Sir, continuing this thing, एक पड़ोसियों का तेजस प्रोग्राम भी है। अच्छा। उसकी ज़रा सा आप हाइलाइट्स अगर बताना चाहें तो, फ्लॉज की हाइलाइट्स रादर। अच्छा, देखें कोई भी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना वो बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। इट्स ऑल लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फुल ऑफ चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़। जो इंडिया का तीजाज एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उन्होंने भी उन पैरल स्टार्ट किया था 1983 में। जेफ 17 99 में स्टार्ट हुआ, 83 में स्टार्ट हुआ था कुछ पहले, और उनका प्लान यही था कि टू रिप्लेस द एजिंग फ्लीट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मेनली मिग 21 जो उनका एक मेन बैकबोन फ्लीट है। हुआ क्या कि विद टाइम उसमें इतने चैलेंजेस आए, इतने इश्यूज आए तीजाज में, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, टेक्निकल इश्यूज भी थे। उसमें फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम के इशू, डिज़ाइन इशू, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन इशूज़। मेन इशू उनका आया इंजन के इशूज़। उसमें इंजन है G404 अमेरिकन इंजन है, जो अमेरिका ने समहाउ उनको नहीं सप्लाई किया टाइम पर, अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी उनके पास डेफिशिएंट है ऑन इंजन। पॉलिटिकल एंगल इसका है। तो क्या हुआ कि ये प्रोग्राम हाईली इम्पैक्ट हुआ। इंडियन एयरफोर्स, ये मार्का है मई 2025 में हुआ है। फरवरी 2025 अगर गूगल करें ना तो इंडियन एयरफोर्स चीफ की एक बड़ी फेमस स्पीच है जिसमें वो कह रहे हैं कि 40 एयरक्राफ्ट इन 40 ईयर्स, आई हैव बीन गिवन 40 एयरक्राफ्ट इन 40 ईयर्स, यानी 2025 तक सिर्फ 40 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हुए, 1983 से 25, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स कह लें, सिर्फ 40 जहाज़ बने। यानी अब वो उसका इम्पेक्ट क्या हुआ इंडिया के, इंडियन एयरफोर्स में एजिंग एयरक्राफ्ट का इशू आना शुरू हो गया, क्योंकि जो रिप्लेस करना था वो रिप्लेस नहीं हुए, तो ओल्ड एयरक्राफ्ट के साथ वो फ्लाई करते रहे और तीजा की प्रोडक्शन नहीं हुई। तो फ्लीट ओल्ड जब हो जाता है तो फिर उसका परफॉर्म भी नहीं कर पाता। तो ये तो पहला इशू है जिसको कह रहे हैं 40 एयरक्राफ्ट इन 40 ईयर्स। और साथ ही उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज़ टेक्नोलॉजी डिनाइड। तो जो टेक्नोलॉजी मुझे मिलनी चाहिए थी आज से 40 साल पहले, वो मुझे अब मिल रही है, तो मेरे लिए तो इट्स नॉट ऑफ यूज़ ना। तो अब उन्होंने ये मसला ये हुआ कि अब जब वो टेक्नोलॉजी इतने अरसे बाद मिली तो वो ऑब्सोलीट हो गई। दे स्टार्टेड ऑफ विद इट्स न्यू वर्जन तीजा मार्क 1A के नाम से। मार्क 1A जो है वो भी अभी डेवलपमेंट फेज़ में, प्रोडक्शन फेज़ में 2026 में आएगा। फिर उसका एक वर्जन है मार्क 2 जो 28 में आएगा। फिर एम का एक प्रोग्राम है 2035 में आएगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है जो इंडिया में इस वक्त डिस्कशन है इंडियन डिफेंस मीडिया लोगों में, कि क्या ये जहाज़ जब 2035 में आएगा तो क्या ये रेलिवेंट होगा। उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी आज से 10 साल बाद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से ग्रो कर रहा है और ड्रोन्स वॉरफेयर आ रही है, तो क्या ये जहाज़ उस वक्त रेलिवेंट रहेगा। आज की टेक्नोलॉजीज़ जो हम इतना इसके ऊपर कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और डिपेंड भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने 180 पाइपलाइन में ऑर्डर है इंडियन एयरफोर्स के, जो उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर दिया हुआ है। तो क्या ये 180 एयरक्राफ्ट जब 2035 में आएंगे तो क्या यूज़फुल भी होंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त अंडर डिस्कशन उनके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा इशू तो एजिंग फ्लीट भी है, एक उनका ये भी है कि उनके जो स्क्वाड्रन्स हैं वो श्रिंक कर रहे हैं। इस वक्त उनके 29 स्क्वाड्रन है आउट ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 42, तो 13 स्क्वाड्रन डेफिशिएंट है। तो इन 13 को फिल करने में उन्हें कम से कम 10-12 साल चाहिए। और तो एक तो उनको इतना टाइम अभी रिकवर करने में चाहिए, तो एक जो उनको मार्का हक में 2025 में एक डिफीट हुई है उसकी एम्बैरेसमेंट अलग, अपने इश्यूज़ को रिकवर करने का टाइम अलग, तो उनको अभी काफ़ी टाइम चाहिए पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ फाइट करने के लिए, जो मैं समझता हूँ। इसी बात के पैराए में हमने रिसेंटली देखा कि दुबई एयर शो के अंदर भी जो है वो इंडियन एयर क्रैश हुआ, विच इज़ नॉट एनीथिंग कि हम उसको सेलिब्रेट करें। हम पाकिस्तानी ऐसे नहीं है कि हम किसी की तकलीफ़ को या किसी की मिजरी को देख के सेलिब्रेट करें। अनलाइक आवर नेबर्स, हमें तो उतना ही जो है वो फील हुआ। इनफैक्ट आई हैव सीन एंड इट वाज आई वाज रियली आई वाज फीलिंग वेरी मच
प्राउड ऑन माय फोर्सेस कि हमारे ऑफिशियल अकाउंट से बाकायदा कंडोलेंसेस गई हैं कि इस तरह का कोई जो है वो इंसिडेंट हुआ है, तो हम आपके जो है वो उसके अंदर हैं, दर्द में शरीक हैं, क्योंकि पायलट्स हैं वो, जाहिर सी बात है सेम फ्रेटर्निटी है, और बाकी तो पॉलिटिकल सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये भी उसी बात का एक समझ लीजिए कि एक एडजॉइनिंग पॉइंट है कि वहाँ पे जो उनका एयर क्रैश हुआ या फेलियर हुआ जिस तरह से भी, तो वो फिर उसके अंदर जो है वो, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपके ऑब्सोलीट हो गए हैं सॉर्ट ऑफ, या वो उस चीज़ को जो पायलट्स हैं वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, या दे आर नॉट वेल ट्रेंड, इस वजह से इस तरह से हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, कई बार जो है हम देखते हैं गाहे बगाहे इंडियन एयरफोर्स के अपने जहाज़, कई बार हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हैं वो हैं, इवन यूजुअली भी सिविलियन भी जो हैं वो मुस्तकिल क्रैश हो ही रहे हैं। तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ज़ुबैदा, जो क्रैश इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, सर ठीक है, एंड इट वाज एन वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ, मुझे उसका बहुत अफसोस है। सर। उसमें पायलट की भी डेथ जी हुई, सर, जी सर। और क्रैश किसी भी एयरफोर्स के साथ हो सकता है, उसके मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं, उसमें टेक्निकल भी हो सकता है, पायलट एरर भी हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, मेंटेनेंस भी। तो इस पे तो हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक दुबई एयर शो के क्रैश की बात है, एयर शो में जब जहाज़ जाता है ना, तो वो अपनी एक कहना चाहिए रोल मॉडल होता है अपने किसी भी मुल्क का, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपनी ख़ासतौर पे एयरक्राफ्ट जो क्योंकि हवा में उड़ता है, हज़ारों लाखों लोग उसको देखते हैं, वो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी एविएशन इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी एयरफोर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिपिक्शंस होती हैं जब भी कोई जहाज़ एयर शो में उड़ता है, और बहुत प्रेशर होता है पायलट के ऊपर इस पर उस मैनूवर्स को परफॉर्म करने का, और वो एक कंपटीशन भी होता है क्योंकि आपसे पहले भी एक परफॉर्म करके गया होता है, आपके बाद भी कोई एक और मुल्क का परफॉर्मेंस होती है, तो बहुत प्रेशर होता है। इन प्रेशर्स में पायलट से गलती भी हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, और मैं समझता हूँ वो जो क्रैश था उसमें मुझे ऐसे लगा कि वो मैनूवर, वो पायलटिंग एरर था, वो मैनूवर दैट वाज नॉट सपोज टू बी डन एट दैट ऑल्टीट्यूड, वो प्रॉब्ली दैट वाज अ मिस्टेक, लेकिन वो किसी से भी हो सकती है, एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इम्पैक्ट की बात करें अगर, तो तीजा एयरक्राफ्ट का तीसरा क्रैश, 3 क्रैश हैं अब तक तीजा एयरक्राफ्ट के। अब पहली उस पर प्रोडक्शन डिलेज हैं, उसके अंदर डिज़ाइन इशूज़ हैं। जब ये क्रैश हुआ तो स्ट्रेट अवे कि जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी, ये नहीं पता चलेगा इशू था क्या। हो सकता है अगर डिज़ाइन इशू निकलता है तो फिर तो ये प्रोग्राम वैसे ही इतना डिले में जा रहा है और डिले में चला जाएगा, और अगर कोई और इशू है तो उसको भी कवर करने में प्रोडक्शन होल्डअप्स आने का चांस है। तो ये उसका एक इम्पैक्ट है जो ओवरऑल इसकी प्रोडक्शन पे आ सकता है, मैं समझता हूँ। राइट सर। सर आपने सिंस द डायमेंशंस ऑफ वॉर आर चेंजिंग, आपने ड्रोन वॉरफेयर का एक टर्मिनोलॉजी अपने इससे पहले वाले जवाब में बात की थी। थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइएगा कि ये ड्रोन वॉरफेयर हम आजकल इतना सुन रहे हैं, हमारे पाकिस्तानियों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी जो है वो गेन कर लिया है कि कैसे शूट किया जाता है, और बाकायदा बग़ैर किसी चीज़ के जो है वो सिर्फ AK-47 से किस तरह से जो है वो हम अपना दिफा मजबूत बना सकते हैं, अपनी फ़ौज के शाना बशाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बारे में क्या कहेंगे? हमने ये सीरीज़ देखी, अपना रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी देखी, हमने इसराइल और ईरान के अंदर भी हमने देखा, हमने ये भी देखा कि इसराइल किस तरह से ड्रोन्स के ज़रिए AI को यूज़ करते हुए पैलेस्टीनियंस को कॉन्स्टेंटली जो है वो मैसाकर कर रहा है, ठीक है। फिर हमने इंडिया पाकिस्तान का, ये तो हमारा अपना ही समझ लीजिए एक इशू है, तो उसको हमने जो है देखा कि हमारे पास ड्रोन्स आए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये ड्रोन्स किस तरह से जो है वो आए, और फिर एयर डिफेंस का क्या इसके अंदर रोल है, और ड्रोन्स कितने ज़्यादा हाईटेक हो सकते हैं? जी, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन फ्रॉम फ्यूचर वॉरफेयर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ड्रोन का फ्यूचर वॉरफेयर में बहुत एप्लीकेशन है। देखिए ड्रोन्स की ना टाइप्स हैं, मैं आपके ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा। एक कुछ ड्रोन्स ISR ड्रोन्स हम कहते हैं, इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस ड्रोन्स, जिन पे कैमरास लगे होते हैं, और आप उनको UAV भी कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी, जो फ्लाई करते हैं फॉर रिकॉनेसेंस। उसी में जब आप वेपन लगा देते हैं तो वो UCAV कहलाता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, और आप टारगेट को पहले लॉक करते हैं उस कैमरे से, और फिर उसको उसी मिसाइल से फायर कर देते हैं, और 1000 किलोमीटर दूर पायलट बैठा होता है और वो ऑपरेट कर रहा होता है किसी और रीजन में। नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं किलर ड्रोन्स। किलर ड्रोन से होता है कि खुद जाके हिट करता है, वो उस पर कोई वेपन्स नहीं लगे होते, वो खुद इटसेल्फ एक वेपन होता है, कैमिकाजेस। सो कैमिकाजेस भी उसी का ही दूसरा नाम है, सुसाइडल ड्रोन्स, किलर ड्रोन। देन स्वार्म ड्रोन्स, यही ड्रोन जब
नंबर्स में आएंगे, हंड्रेड्स में आएंगे, थाउजेंड्स में आएंगे, तो हम इनको स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं, विच आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट दैट और डिफेंड। जैसे वो होता है कि कोई फसल लगी हुई होती है तो फसल के ऊपर बहुत सारे वो कीड़े एक स्वार्म की उसमें आते हैं ना, स्वार्म बहुत झुंड की किसी सूरत में आते हैं तो वो फसल तबाह हो जाती है, और इस तरह से बिल्कुल स्वार्म को वहीं से ये टर्म आई है। और उसके बाद एक कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ड्रोन्स भी कहलाते हैं, CCA, जो कि बिल्कुल मैंड एयरक्राफ्ट का एक रेप्लिका होते हैं, बट ड्रोन होते हैं। लाइक अगर ये F-35 है तो F-35 का ड्रोन होगा, और ये उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, उसके साथ फॉर्मेशन में भी होता है, इसको हम लॉयल विंगमैन कहते हैं। तो अब इतने मल्टीपल टाइप ऑफ ड्रोन्स हैं, इन सब ने अब अप्लाई होना था इन वॉरफेयर में। वाई ड्रोन वॉरफेयर इज गेटिंग पॉपुलर? नंबर 1, इट इज़ इकोनॉमिकल। देखें, 20 से 25 हज़ार डॉलर का ड्रोन होता है वो। लाइक अगर शाहिद ड्रोन की हम बात करें जो भी ईरान यूज़ कर रहा है अगेंस्ट इसराइल, इकोनॉमिकल फैक्टर, और उसको जो डिफेंड कर रहा है मिसाइल वो $1 मिलियन का, ठीक है। तो आप मल्टीपल ड्रोन्स फायर करते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल है, उससे क्या होता है कि उनमें से कुछ परसेंटेज जो है वो हिट कर जाती है, कुछ एयर डिफेंस उनको किल कर देता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी ऑफ द वॉर। नंबर 2, सस्टेनेबल है, क्योंकि इकोनॉमिकल हैं, इनकी प्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्शन की वजह से आप सस्टेनेबल है। आप अभी देख लें, ईरान अभी तक सस्टेन भी कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में देखें आप, इनका एप्लीकेशन एक बहुत मशहूर ऑपरेशन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जो यूक्रेन ने किया था अगेंस्ट रशिया। और उसमें उन्होंने ये सिंपल ड्रोन्स ऑफ few $1000 के मल्टीपल हिट किए जाके ऑन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ऑफ रशिया। $8 बिलियन के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे वो, जो रशिया के जो बाहर खड़े हुए थे, उनको उन्होंने हिट किया विद few $1000 ऑफ ड्रोन्स, और उन्होंने तबाह कर दिया था सारा। ऑफ स्पाइडर वेब कहलाता है वो। तो इस तरह के बेशुमार इवेंट है, और अभी भी आप देखें तो वहाँ ड्रोन वॉरफेयर चल रही है, ठीक है। ये सारा हमने मार्का हक में भी देखा। मार्का हक में भी बहुत ज़्यादा ड्रोन्स की एप्लीकेशन है, इसमें पहले इंडिया ने भी अटैक किए, फिर हमने अटैक किए, तो ड्रोन वॉरफेयर। इसी तरह अगर आप ड्रोन को देखें तो इसमें एक एंटी ड्रोन एलिमेंट भी आ जाता है कि उनको प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। उसमें भी बहुत ग्रोथ हो रही है, बहुत डेवलपमेंट्स हो रही है, क्योंकि जब ड्रोन अटैक होगा तो मैंने उसको एंटी ड्रोन भी तो करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके अंदर फिर हार्ड किल, सॉफ्ट किल कैटेगरीज आ जाती हैं। हार्ड किल में क्या होता है कि इंटरसेप्टर ड्रोन्स होते हैं, जी सर, जो उनको जाके हिट करते हैं, उनके इट्स ड्रोन लाइक अ ड्रोन, इट इज़ अ इंटरसेप्टर जो उसको जाके हिट करता है, इट्स अ हार्ड किल, ठीक है। देन सॉफ्ट किल में जैमिंग आ जाती है, स्पूफिंग आ जाती है, जिसमें आप डिसोरिएंटेट कर देते हैं। जैमिंग में आप उसको बिल्कुल उसके कोऑर्डिनेट्स को ही लॉस्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है आके। उसमें ड्रोन गन्स आ जाती हैं, बिल्डिंग के एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जो 10 किलोमीटर तक किसी ड्रोन को करीब नहीं आने देते, अगर आएगा तो जैम कर देते हैं थ्रू रेडार्स एवरीथिंग। कार के ऊपर अब एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो आपको करीब नहीं आने देते। तो ड्रोन, एंटी ड्रोन, ये दोनों वॉरफेयर अब इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है ये टेक्नोलॉजी, कि मैं ये समझता हूँ कि जो फ्यूचर की वॉरफेयर है ये मेन उसके प्लेयर्स होंगे। राइट। सर, कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स द एंड, आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो पूरी इक्वेशन है ये आपकी फ्यूचर की? आपने कहा कि AI की इंटीग्रेशन है, ड्रोन वॉरफेयर का भी एक एलिमेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट। हम कितना ज़्यादा मज़ीद हमारा जो है वो पोटेंशियल है, और कितना हम मज़ीद इस चीज़ को और ऊपर लेके जा सकते हैं? और फिर दूसरा ये भी कि ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे नेबर्स को कुछ सेंस दे सकें कि वो कोई थोड़ा सा सेंस प्रिवेल हो, और वो मिस एडवेंचर्स जो हैं वो ना करें, कॉन्स्टेंट मिस एडवेंचर्स जो हैं रादर वो ना करें। देखिए, एक ये डिबेट हमेशा से ना चलती रही है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स में फ़ाइट नहीं होगी, और एक दूसरा ग्रुप कहता है कि हो सकती है, ठीक है ना। और हमने देखा कि 2 न्यूक्लियर स्टेट हैं लेकिन फ़ाइट हो रही है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ न्यूक्लियर अम्ब्रेला। इसका मतलब है कि आप अपने एनिमी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक बड़ी अच्छी बुक है परवीन स्वामी की, द लास्ट वॉर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वॉर नहीं होगी, लेकिन देखें वॉर हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि वॉर जिस तरह का हमारा एनिमी इनएविटेबल है, इट्स इनएविटेबल, ठीक हो गया। तो हमने अपने आप को तैयार तो उसके लिए करना है। सर, इसी वॉर के अंदर मैं आपसे ये बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन पूछूंगी कि हाउ डू यू सी स्पेस टेक्नोलॉजीज प्लेइंग देयर रोल इन दिस एंटायर थिंग? अब आप एक और डायमेंशन में ले लिए इस बात को, लेकिन so that's a catch basically। ठीक है, देखें, स्पेस की तो एप्लीकेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है ही है, इसके बगैर तो
अब वॉरफेयर इनकम्प्लीट है। किस तरह से, पहले हम इसको स्पेस पॉलिटिक्स और स्पेस वॉरफेयर इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्पेस पॉलिटिक्स क्या चल रही है? देखिए, स्पेस रेस थी 1960s में बिटवीन यूएस एंड रशिया, दैट वाज अ स्पेस रेस। पावर प्रोजेक्शन थी, सुपर पावर्स की रेस थी दोनों की। यूएस जीत गया मून स्पेस पे, तो ऑल्दो रशिया पहले गया लेकिन मून पे गया, और फिर बाद में कोल्ड वॉर में रशिया ही के नहीं रहा तो यूएस हो गया लीडर उसमें। अब स्पेस रेस 2.0 है बिटवीन चाइना एंड यूएस। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यूएसए का, आईएसएस कहते हैं जिसको, जो कि यूएस से रशिया, यूके, जापान, फ्रांस इनका कॉम्बिनेशन से गया हुआ है, जो कि 2030 में P5 के उससे जी P5 ऑलमोस्ट, और वहाँ पर वो इस वक्त पोजीशन है हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर, लेकिन अब वो रिटायर हो रहा है 2030 में। ठीक है जी, कैच पॉइंट है कि रिटायर हो रहा है 2030 में। चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है, आप देखें आईएसएस में चाइना नहीं है, चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है तियानगोंग, जो कि रिसेंटली लॉन्च्ड है, उसकी बहुत लाइफ है। तो अगर 2030 में नया स्पेस स्टेशन नहीं भेजता अमेरिका, जो कि प्लान कर रहा है एक CSS के नाम से, कमर्शियल स्पेस स्टेशन जो स्पेस एक्स कर रहा है, लेकिन अगर वो नहीं जाता तो चाइना वुड बी द ओनली वन हैविंग स्पेस स्टेशन इन स्पेस। ये है स्पेस पॉलिटिक्स, हाउ टू ग्रैस्प द स्पेस। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट्स भी अब सिलेक्ट हो गए हैं, वो उसी स्पेस स्टेशन के लिए हुए, तो वो जाएंगे टू बिकम द फर्स्ट फॉरेन एस्ट्रोनॉट्स ऑन द चाइना स्पेस स्टेशन। तो ये तो हो रही है दोनों मुल्कों की पॉलिटिक्स। लेकिन क्यों है, स्पेस को क्यों काबू करना चाह रहे हैं हम? ये सवाल तो ये बनता है ना। जैसे देखें, जैसे ज़मीन की ज्योग्राफी है ना, इस तरह स्पेस की भी एक ज्योग्राफी है। यहाँ समंदर हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है जिसको जब बंद कर दें, हुलमलाका है ना, बिल्कुल ऐसी ज्योग्राफी स्पेस में। वहाँ पे भी मिनरल्स हैं। अमेरिका आर्टेमिस 2 प्रोग्राम जो अभी राउंड लेकर आया है, आर्टेमिस प्रोग्राम, और जब दोबारा स्पेस पे जा रहे हैं 50 साल बाद, क्यों जा रहे हैं? देखिए, मून पे रेयर अर्थ्स हैं, मून पे हीलियम गैसेस हैं, ठीक है, उनको आप जो मून पे जाएगा वो कैप्चर करेगा। रिसोर्स आपकी जो है वो है, रिसोर्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इसी तरह आपके ऑर्बिट्स हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट्स। आपने कौन उन ऑर्बिट से पहले पहुंचेगा उनको कैप्चर करेगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने बात की स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ जैसे कुछ चोकिंग पॉइंट्स हैं, स्पेस में भी चोकिंग पॉइंट्स हैं, वो लैग्रेंज कहते हैं उनको। 5 लैग्रेंज हैं। लैग्रेंज वहाँ है जहाँ ग्रेविटी ऑफ 2 प्लैनेट्स 0 हो जाती है, तो वहाँ पे आप लो फ्यूल के साथ फ्लाई करते हैं। लैग्रेंज पे कौन पहले पहुंचेगा, ये भी चाइना और यूएसए की जंग है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त ज्योग्राफी है स्पेस की, और ये फाइट है कि कौन पहले वहाँ पहुंचे, ताकि जब फ्यूचर में कोई अगर जंग हो, एक तो पावर प्रोजेक्शन की बात होगी ना कि सुपर पावर बनना है तो मैंने स्पेस में होना है, मैंने दिखानी है अपनी प्रेजेंस और अपनी टेक्नोलॉजीज़ की स्ट्रेंथ। दूसरी बात ये कि मैंने इनको कब अप्लाई करना है वॉर में। देखिए, अभी एज पर द आउटर स्पेस ट्रीटी, स्पेस सिर्फ डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज़ फॉर द सिविल पर्पस, डिफेंस कर लें, डुअल यूज़ पर्पस जिसको हम कह रहे हैं। बट आई कैन प्रिडिक्ट इन वेरी नियर फ्यूचर, आप देखिएगा स्पेस ऑफेंस के लिए भी यूज़ होना शुरू हो जाएगी। A-SAT वेपन्स आ गए हैं, एंटी सैटेलाइट वेपन्स आ गए हैं। अभी गोल्डन डोम जो प्रोग्राम है यूएसए का, वो यही है कि हम स्पेस के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। इनफैक्ट सर, मैं आप ऐड ऑन करूं आपकी बात पे कि ये तो हमारे नेबर्स ने ये मिस एडवेंचर भी किया है। मतलब वो कहते हैं ना कि दश्त आगे छोड़े हमने, तो वो वहाँ पे भी उन्होंने A-SAT जो है बैक इन, आई थिंक इट वाज बैक इन 2000, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी A-SAT वो किया था एक मिस एडवेंचर, और जिसके नतीजे में वो आपके अलार्म जनरेट हुआ था, क्योंकि सैटेलाइट डेब्री जो था वो उनका वहाँ पे वो क्रैश हुआ, और वो फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको भी ख़तरा हो गया था एकदम। तो वो तो स्पेस की जंग तो होनी है नहीं, जंग होनी स्पेस से। अच्छा, दूसरा स्पेस खाली मिसाइल्स तो फायर नहीं करेगा ना, ISR सारी इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस, नेक्स्ट जनरेशन जो ISR हम कहते हैं, NGISR, वो है ही सारी स्पेस के थ्रू। आपको टारगेट आइडेंटिफिकेशन, कौन सा टारगेट इस वक्त कहाँ पर है, ज्योग्राफिकल टारगेट्स, वो सारे स्पेस से आ रहे हैं। ड्रोन का जो कंट्रोल है, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन कहते हैं, वो सारे स्पेस कंट्रोल्ड हैं। So what I believe is that this thing is already employed and being executed. It's just that we are not very much aware of it, and it's not very much public. It has been already tested. जी बिल्कुल। ये तो स्पेस की वॉरफेयर, बात हमारी स्पेस वॉरफेयर चल रही है, यानी फ्यूचर वॉरफेयर पे चली गई, लेकिन स्पेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो
इस वक्त कंट्री स्पेस में जा रही हैं वो किसी पर्पस के लिए जा रही हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हम खर्च कर रहे हैं वो कर रही हैं, वो किसी पर्पस के लिए कर रही हैं, और वो यही है कि जिसके पास मोनोपोली होगी स्पेस की। देखिए अभी रशिया यूक्रेन वॉर में स्टारलिंक यूज़ करता है यूक्रेन टू गेट द टारगेट्स ऑफ रशिया, ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऑन स्टारलिंक, और स्टारलिंक कई दफ़ा थ्रेट भी कर चुका है यूक्रेन को कि मैं विड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो अगर जब तक अपनी सैटेलाइट्स किसी मुल्क की नहीं होंगी तो वो अपने वॉर को फाइट नहीं कर सकेगा। ये हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई इस वॉर में भी, रशिया यूक्रेन में भी, पाकिस्तान इंडिया में भी, और ईरान इजराइल में भी। This is the very reason, sir, that recently we have been very much blessed to launch our own satellites, indigenously made satellites. So Parco has been doing phenomenally well. बिल्कुल, हमारी माशाल्लाह अपनी सैटेलाइट्स हैं, sir. तो अपनी सॉवरेंटी है जिसको हम टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी कहते हैं। और मैं आपसे शेयर करूँ ज़ुबैदा कि जो सेल्फ रिलायंस है ना किसी भी चीज़ में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द वॉरफेयर डोमेन। देखें अगर मेरी डिपेंडेंसी रहेगी ना किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, तो एट द टाइम ऑफ नीड और मे बी एट द टाइम ऑफ वॉर वो अवेलेबल ही ना हो टेक्नोलॉजी, तो वहाँ आती है सेल्फ रिलायंस। तो जो हमने JF-17 प्रोग्राम की बात की, उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि हमारी अपनी प्रोडक्शन है, अपना सॉफ्टवेयर है, अपने सॉफ्टवेयर कोड्स हैं, ठीक है, हमारे अपने वेपन्स हैं, ये है सॉवरेंटी, ताकि कल आपके किसी पे डिपेंडेंसी ना हो इन केस ऑफ अ वॉर। जो मुल्क मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल वीक हैं, उनको मेरा तो मैसेज भी यही है कि हमें टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि फ्यूचर में यूनिपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड, ये मेरा अपना एनालिसिस है, ख़त्म हो जाएंगे, टेक पोलर वर्ल्ड होगा। टेक ड्रिवन कंट्रीज़ एक तरफ होंगी, नॉन टेक कंट्रीज़ हैव नॉट में होंगी, और ये हैव्स में होंगे, और दो तरह के ग्रुप बन जाएंगे। और जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंट्रीज़ या टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं वो रूल करेंगी ऑन नॉन टेक कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाएंगी। वो डिपेंडेंसी थ्योरी है ना IR की जो, वो इस पे लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंस इज ऑफ सेल्फ रिलायंस इन ऑल द डोमेन्स एंड टू हैव अ सॉवरेंटी ऑफ द टेक्नोलॉजीज। राइट सर, आई थिंक वी हैव गेट एम्पल ऑफ आवर आंसर्स, और बहुत ज़्यादा इनलाइटनिंग डिस्कशन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा आई एम श्योर हमारे लिसनर्स ने, ऑडियंसेस ने आपसे सीखा भी होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, नई टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको पता चला होगा, आसान ज़बान में कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पता चला होगा कि हमने किस किस चीज़ से गुज़र के ये सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो ऑब्टेन की हैं। सर विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंकफुल रेडियो पाकिस्तान की तरफ से, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल, टीम वर्ल्ड सर्विसेज इज़ वेरी मच आपको इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। नहीं सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया, इतना ज़्यादा कीमती, और जो हमने आखिर में बात की है स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, तो सर इसी पॉडकास्ट के तवस्सुत से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि हम मज़ीद इसके ऊपर बात करें, क्योंकि हमारे लिसनर्स इसको सुनेंगे, हमारे बच्चे सुन रहे होते हैं, यंग जनरेशन सुन रही होती है, देख रही होती है। They needs to know more about it. They needs to understand rather more about it, and that too from an authentic person. आपका एक ऑलरेडी आप जो है वो सितारे इम्तियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रहा है, सारा कुछ है, तो वो क्रेडिबिलिटी जो है ना उस चीज़ को आगे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, सही इन्फॉर्मेशन को, इन दिस एरा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, हाइब्रिड वॉरफेयर एंड एवरीथिंग। सर थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर हैविंग टाइम विद यू। बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। अगर आप चाहती हैं तो हम स्पेस के ऊपर किसी टाइम पे भी हम पॉडकास्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।